So good morning to all of you and welcome to the ICIS Academy. So let's start current affairs of 3rd and 4th January 2024 simultaneously. See the news. See the first news. India makes first crude oil payment to United Arab Emirates UAE in rupees. See news क्या है. 2022 एंड 23 में जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ था उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट रशिया गवर्नमेंट से हैवी अमाउंट पर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहा था. तो उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट ये चाह रहे थे कि वो रशिया गवर्नमेंट को डॉलर के बदले में रुपीज़ में ही पेमेंट करे. इसलिए इंडियन गवर्नमेंट और रशियन गवर्नमेंट के बीच में एक डील भी साइन होने वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट में रशियन गवर्नमेंट जो है वो इस डील से मुकर गया और वो इंडियन गवर्नमेंट को ये सुझाव दिया कि आपको अगर डॉलर में पेमेंट नहीं करना तो मत कीजिए, बट आप चाइनीज करेंसी में आपको पेमेंट कीजिए. बट इंडियन गवर्नमेंट जो है वो रशिया गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया सुझाव को यहाँ पर इनकार कर दिया था. लेकिन उसी साल 2022 जुलाई में, देखिए याद रखिएगा इस डेट को, जुलाई 2022 में इंडियन गवर्नमेंट और यूएई के गवर्नमेंट के बीच में एक एमओयू के ऊपर सिग्नेचर हुआ, जिसके तहत ये एमओयू के तहत इंडिया गवर्नमेंट जब भी अभी यूएई से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा उसके बदले में वो डॉलर में पेमेंट नहीं करने वाला है, वो इंडिया करेंसी दैट इज नथिंग बट रुपीज़ में ही यूएई गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा. अब देखिए जुलाई 2022 में एमओयू के ऊपर सिग्नेचर होने के बाद 1.5 ईयर्स लग गया इसको इम्प्लीमेंट होने में. एंड इस साल 2024 जनवरी से इंडियन गवर्नमेंट जब भी यूएई से क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करेगा उसके बदले में वो रुपीज़ में ही उसको पेमेंट करेगा. देखिए न्यूज़ क्या है. It is part of India's broader effort to diversify oil suppliers and establish rupee as a viable international trade settlement currency. Then the next is payment in rupees for crude oil for UAE is as per agreement signed between the two countries in July 2022. You have to remember the date, the exact date that July 2022 में ये MOU जो है वो सिग्नेचर हुआ था. अभी हम देखते हैं कि अगर हम डॉलर के बदले में रुपीज़ में पेमेंट करेंगे तो फायदा क्या है. देखिए which aim to boost India's effort to cut transaction cost by eliminating dollar conversion. That means देखिए इसका मीनिंग क्या है. देखिए ले सपोज पहले हम क्या करते थे, यूएई से जब क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते थे हम डॉलर में उनको पेमेंट करते थे. इंडिया का करेंसी तो डॉलर है नहीं, इंडिया का करेंसी क्या है, रुपीज़. अगर हम डॉलर में अगर हम डॉलर में यूएई को पेमेंट करेंगे तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, रुपीज़ से डॉलर को कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये जो कन्वर्ट करने में जो यहाँ पर कॉस्ट आता था वो कॉस्ट कौन बियर करता था, इंडियन गवर्नमेंट बियर करता था. लेकिन अगर अभी हम डायरेक्ट रुपीज़ में ही पेमेंट करेंगे तो क्या हमको ये कन्वर्सन कॉस्ट जो पहले लगता था वो लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा. तो इसमें फायदा किसको होगा, इंडियन गवर्नमेंट को होगा. देन नेक्स्ट पॉइंट, इट इज वन ऑफ द स्टेप इन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़. देखिए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रुपीज़ का मीनिंग क्या होता है. देखिए अब वर्ल्ड के अंदर जितने भी सारे कंट्री में जाएंगे उस कंट्री में आपको डॉलर देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप कोई भी कंट्री के अंदर जाएंगे तो आपको रुपीज़ देखने को नहीं मिलेगा. रीजन क्या है, कोई भी कंट्री यहाँ पर रुपीज़ में कारोबार नहीं करते हैं. अगर हम अभी दूसरे कंट्री के साथ रुपीज़ में कारोबार करेंगे तो हम लोग का जो करेंसी है वो दूसरे कंट्री में भी जाएगा. जब हम लोग का करेंसी दूसरे कंट्री में जाएगा तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग का जो करेंसी है, इंडिया का करेंसी धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है. ओके. देन इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ रूपी इज ए प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग यूज ऑफ लोकल करेंसी इन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन. दैट मीन्स दूसरे कंट्रीज अगर इंडियन करेंसी को यूज करेंगे बिजनेस के लिए तो हम ये बोल सकते हैं कि हम लोग का कंट्री का जो करेंसी रुपीज़ है वो यहाँ पर इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है. Then reduce cost of doing business. Then reduce dollar demand and strengthen Indian rupees for import and export trade. That means यहाँ पर अभी हम ये बोल सकते हैं कि $1 इक्वल टू आपका 82 रुपीज़ लगभग है. अगर हम अपने रुपीज़ को इंटरनेशनलाइजेशन कर देते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो रुपीज़ का वैल्यू यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज होके है तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा. हो सकता है कल को $1 इक्वल टू 60 रुपीज़ 50 रुपीज़ भी हो जाए. जब इस तरह से हम लोग का $1 इक्वल टू 82 रुपीज़ से धीरे धीरे घट के 50 रुपीज़ 40 रुपीज़ हो जाएगा तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि डॉलर के तुलना में यहाँ पर रुपी जो है वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो रहा है. ओके. देन द नेक्स्ट न्यूज इज आरबीआई प्रोपोजेस हायर 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो फॉर ऑल हेल्दी बैंक्स. अब देखिए पहले आपको ये चीज़ याद रखना हो कि डिविडेंड का मतलब क्या होता है. डिविडेंड का मतलब ये हो गया कि अगर कोई कंपनी यहाँ पर अपने एक शेयर के ऊपर जितने भी परसेंट यहाँ पर प्रॉफिट गेन करता है उन प्रॉफिट में से वो जितना परसेंट वो अपने शेयर होल्डर को प्रोवाइड कर देता है और डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड. तो यहाँ पर आपको ये याद रखना हो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो किसके ऊपर कैलकुलेशन होता है, क्या वो मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन होता है. उसको एक एग्जाम्पल के तहत पहले समझते हैं. देखिए अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तहत एसबीआई को ले लेते हैं. अभी एसबीआई का शेयर वैल्यू चल रहा है 600 रुपीज़. ध्यान से सुनिएगा 600 रुपीज़ चल रहा है अभी पर शेयर. ये हो गया उसका मार्केट प्राइस, ये हो गया उसका मार्केट प्राइस. अगर आप ये सोचते हैं कि 50% ऑफ द डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब 50% ऑफ 600 रुपीज़ दैट इज नथिंग बट आवर 300 रुपीज़ हमको मिलेगा.
तो ये पे गलत है, क्योंकि डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेशन नहीं होता है, वो होता है आपका फेस वैल्यू के ऊपर, फेस वैल्यू के ऊपर। अब ये फेस वैल्यू क्या है, देखिए जब एसबीआई पहले बार एस्टेब्लिश हुआ होगा, उस टाइम जब वो अपने शेयर को इशू किया होगा, उस टाइम उसका पर शेयर का वैल्यू जितना होगा उसको हम बोलेंगे फेस वैल्यू। लेट सपोज जब एसबीआई एस्टेब्लिश हुआ होगा उस टाइम उसका जो पर शेयर का वैल्यू 10 रुपीज होगा उस टाइम, तो ये जो 10 रुपीज है वो 10 रुपीज ही उसका फेस वैल्यू है। तो 50% ऑफ डिविडेंड दैट मीन्स 50% ऑफ दैट फेस वैल्यू। 10 रुपीज का 50% कितना हो गया आपका 5 रुपीज। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, जो डिविडेंड पे आउट रेशियो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट नहीं होता है, वो आपके फेस वैल्यू के ऊपर यहाँ पर कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी आरबीआई यहाँ पर क्या ऑर्डर दिया है कि जितने भी हेल्दी बैंक्स है वो हेल्दी बैंक्स अभी डिविडेंड पे आउट रेशियो को इंक्रीज करके 50% कर देंगे। पहले कितना था, पहले 40% था, अभी ये इंक्रीज होकर कितना हो गया 50% हो गया। अब हम देखते हैं कि हेल्दी बैंक्स किनको बोलते हैं। देखिए, बैंक मस्ट हैव नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट रेशियो बिलो 6% फॉर पास्ट 3 ईयर्स। दैट मीन्स पिछले 3 साल से जो भी बैंक में एनपीए का रेशियो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रेशियो 6% से नीचे रहा होगा उसको हम बोलेंगे हेल्दी बैंक्स। एंड 50% पे आउट रेशियो एप्लीकेबल फॉर जीरो नेट एनपीए बैंक्स। और अगर ऐसे कोई बैंक है जिसका नेट एनपीए यहाँ पर जीरो होगा उसको भी हम बोलते हैं हेल्दी बैंक्स। ओनली दोज बैंक कैन गिव 50% डिविडेंड पे आउट रेशियो टू देयर शेयर होल्डर्स, उन्हीं बैंक को हम बोलते हैं यहाँ पर हेल्दी बैंक्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर न्यूज थोड़ा पढ़ लेते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिलीज ड्राफ्ट नॉर्म्स अलाउइंग बैंक विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैट्रिक्स टू इंक्रीज डिविडेंड पे आउट टू शेयर होल्डर्स अप टू 50% ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम द ईयरलियर 40% सेलिंग। पहले कितना था 40% था, अभी उसको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया 50% कर दिया गया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कौन से बैंक को, जो भी बैंक हेल्दी बैंक्स होंगे, और हेल्दी बैंक हम किसको बोलते हैं, जो भी बैंक का नेट एनपीए जीरो होगा एंड ऐसा बैंक जिसका नेट परफॉर्मिंग एसेट दैट मीन्स यहाँ पर आपका जो एनपीए का जो रेशियो होगा वो रेशियो 6% से नीचे पिछले 3 साल से हुआ होगा, उन्हीं बैंक को यहाँ पर हम बोलते हैं हेल्दी बैंक्स। ओनली दोज बैंक कैन गिव 50% ऑफ देयर dividend payout ratio to their shareholder instead of 40% that was applied before. Okay, then the next news is India's April to November fiscal deficit at 9.07 trillion over 50% of financial year 2024 estimate। पहले आपको ये याद रखना होगा फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है। फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है कि टोटल रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। एक गवर्नमेंट का यहाँ पर जितना भी रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट होता है उससे अगर हम एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमको टोटल मिलता है जो उसको हम बोलते हैं फिजिकल डेफिसिट। ओके, तो यहाँ पर न्यूज ये बोल रहा है कि इंडिया में अप्रैल से नवंबर तक फिजिकल डेफिसिट जो है वो 9.07 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है ओवर 50% ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024। दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2024 में जितना भी हम यहाँ पर एस्टिमेट करके चल रहे थे उस वैल्यू से अभी 50% से ज़्यादा हम लोग का फिजिकल डेफिसिट जो है वो यहाँ पर पार कर चुका है। देखते हैं न्यूज। इंडिया फिजिकल डेफिसिट फॉर द फर्स्ट 8 मंथ्स, यहाँ पर फर्स्ट 8 मंथ्स का ही रिपोर्ट रिलीज हुआ है, दैट मीन्स अप्रैल टू नवंबर of the financial year that began from April 1 was 9.07 trillion is equivalent to 109.06 billion dollar or 50.7% of the estimate for the whole year government of data source। that means एक साल के लिए हम जितने भी estimate करके चल रहे थे कि हम लोग का 2023 एंड 24 फाइनेंशियल ईयर में सपोज 100 रुपीज़ यहाँ पर फिजिकल डेफिसिट होने वाला है, तो उस 100 रुपीज़ का 50.07% हम यहाँ पर पार कर चुके हैं 8 मंथ्स में फिजिकल डेफिसिट के मामले में। ओके, then April to November net revenue were 14.36 trillion और about 62% of the annual estimate। that means यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि अप्रैल टू नवंबर तक इंडियन गवर्नमेंट का टोटल कितना रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्ट हुआ है 14.36 ट्रिलियन रुपीज यहाँ पर रेवेन्यू जो है वो यहाँ पर कलेक्शन हुआ है और अबाउट 62% ऑफ द एनुअल एस्टिमेट। दैट मीन्स हम यहाँ पर एक साल के अंदर जितना एस्टिमेट करके चल रहे थे कि सपोज सोचिए 500 रुपीज़ एस्टिमेट करके चल रहे थे कि हम 2023 एंड 24 के फाइनेंशियल ईयर में इंडियन गवर्नमेंट इतना रेवेन्यू कलेक्ट करेगा, उसका यहाँ पर 62% यहाँ पर रेवेन्यू ऑलरेडी कलेक्शन हो चुका है विथ 12.25 ट्रिलियन रुपीज इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर। दैट मीन्स अगर हम 2022 एंड 23 के फाइनेंशियल ईयर के साथ हम कंपेरिजन करें तो फर्स्ट 8 मंथ्स में टोटल 12.25 ट्रिलियन रुपीज जो है वो रेवेन्यू यहाँ पर कलेक्शन हुआ था, लेकिन 2023 एंड 24 के फाइनेंशियल ईयर में
फर्स्ट 8 मंथ्स में टोटल 14.36 ट्रिलियन रुपीज जो है वो यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द पीरियड वाज 26.52 ट्रिलियन रुपीज। देख लीजिए अप्रैल टू नवंबर तक नेट रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ 14.36, बट खर्चा कितना कर दिया गवर्नमेंट 26.52 ट्रिलियन। माइनस कर देंगे जितना भी होगा वो होगा आपका फिजिकल डेफिसिट, और अबाउट टू 59% ऑफ द एनुअल गोल कंपेयर विद 24.43 ट्रिलियन रुपीज इन द सेम पीरियड ऑफ द लास्ट ईयर। पिछले साल की अगर हम बात करें तो पिछले साल में पहले 8 मंथ में हम टोटल 24.43 ट्रिलियन रुपीज जो है वो यहाँ पर एक्सपेंडिचर किए थे, लेकिन इस साल फर्स्ट 8 मंथ्स में हम 26.52 ट्रिलियन रुपीज जो है वो एक्सपेंडिचर कर चुके हैं। तो यहाँ पर मोटा मोटी हमको ये चीज़ देखने को मिलता है कि अगर पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हम देखेंगे अगर हम लोग का रेवेन्यू कलेक्शन भी इंक्रीज हो रहा है तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, देन द नेक्स्ट न्यूज इज हायर पीएफ पेंशन एम्प्लॉयर्स गेट 5 मोर मंथ्स टू प्रोसेस एप्लीकेशन। यहाँ पर देख लीजिए एक टर्म आता है हायर पीएफ पेंशन। पहले देखिए कि हायर पीएफ पेंशन होता क्या है, देख लीजिए इसका एलिजिबिलिटी क्या है। पहले देखिए इफ यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ। देखिए ईपीएफओ का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफओ का मेंबर है देन आप हायर पीएफ पेंशन के लिए एलिजिबल है। फर्स्ट क्राइटेरिया, इफ यू आर ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ ईपीएफओ अप टू 1 सितंबर 2014 देन ओनली यू कैन अप्लाई टू दीज स्कीम्स। अभी यहाँ पर स्कीम क्या है वो पहले देख लीजिए। The Employees Provident Fund Organization EPFO on Wednesday extend the time for employees for uploading and submitting the joint option of employees to claim higher pension with their wage details online till May 31। That means अगर आप सितंबर 2014 1 सितंबर 2014 तक EPFO का मेंबर है तो फिर आप पहले हायर पीएफ पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप हायर पीएफ पेंशन के लिए एलिजिबल हैं तो फिर आप EPFO के वेबसाइट में जाकर अपना जो डिटेल्स है वो यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। उसका जो लास्ट डेट है वो है आपका May 31। पहले उसका था December 31, फिर इसको एक्सटेंड करके यहाँ पर May 31 तक यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया है। दिस इज द फर्स्ट एक्सटेंशन फॉर दिस प्रोसेस। पहले इसको 4 बार एक्सटेंशन कर दिया जा चुका था, अभी ये 5th एक्सटेंशन है। व्हिच वाज इनिशिएटेड टू इम्प्लीमेंट द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट on the matter of delivered on November 4, 2022। नवंबर 4 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर वर्डिक्ट दिया था कि जो भी यहाँ पर एम्प्लॉयज 1 सितंबर 2014 तक ईपीएफओ का मेंबर होंगे उनको यहाँ पर एलिजिबल होगा हायर पीएफ पेंशन के स्कीम को यहाँ पर अप्लाई करने के लिए। ठीक है, द डिसीजन वाज टेकन बाय लेबर मिनिस्टर भूपेंद्र यादव, द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री सेड इन रिलीज। तो इसको यहाँ पर ईपीएफओ का जो भी टर्म एंड कंडीशन है जो भी यहाँ पर मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर आता है, वो आता है आपका लेबर मिनिस्ट्री के अंदर, और उसका हेड कौन है, भूपेंद्र यादव। इसको भी आपको याद रखना होगा। भूपेंद्र यादव कौन सा मिनिस्टर है, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री है। ठीक है, देन द लास्ट पॉइंट इज 3.6 लाख जॉइंट ऑप्शन एप्लीकेशन येट टू बी प्रोसेस बाय एम्प्लॉयज सेज द लेबर मिनिस्ट्री। अभी तक 3.6 लाख यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉयज हैं जो अभी तक हायर पीएफ पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, बट अभी तक उन्होंने अपने एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर सबमिट नहीं किए। ओके, then the next news is over 10,300 crore rupees siphoned off by cyber criminals since April 2021 said by I4C। इंडिया के अंदर जितने भी यहाँ पर साइबर क्राइम्स होता है उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए, उसके ऊपर स्टडी करने के लिए इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम बोलते हैं I4C, एंड I4C इज नथिंग बट आवर इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ओके, तो I4C यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज किया है कि 2021 अप्रैल से अभी तक टोटल इंडिया के अंदर साइबर क्रिमिनल्स जो है वो यहाँ पर वेबसाइट को हैक करके इंडिया के अंदर से 10,300 करोड़ रुपीज जो है वो अगवा करके दूसरे कंट्री के अंदर ले जा चुके हैं। देन ओवर 10,300 करोड़ रुपीज वर साइफन्ड आउट फ्रॉम द कंट्री बाय साइबर क्रिमिनल्स सिंस अप्रैल 1, 2021, of which agency managed to successfully block around 1,127 crore rupees in the country। That means total 10,300 करोड़ रुपीज यहाँ पर साइबर क्रिमिनल जो है वो यहाँ पर हैक करके ले जा चुके हैं। उनमें से टोटल 1,127 रुपीज ही I4C जो है वो यहाँ पर ब्लॉक करके यहाँ पर वापस लेके आ पाया है, और बाकी पैसा जो है वो दूसरे कंट्री को यहाँ पर हैकर्स जो है वो ट्रांसफर करके ले गए हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इन ए मीडिया इंटरेक्शन I4C CEO राजेश कुमार। आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा, I4C अभी करेंटली बहुत बार न्यूज में आता है, तो I4C का जो CEO है वो कौन है, राजेश कुमार।
said that more than 5,000 complaints of cyber crimes are being reported on the National Cybercrime Reporting Portal (NCRP), of which 40 to 50% are based on fraud committed by gangs operating from China and pockets of Cambodia and Myanmar। अब देखिए I4C यहाँ पर ये भी रिपोर्ट बोल में रिलीज किया है कि टोटल 5000 कंप्लेंट्स यहाँ पर एनसीआरपी के जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पे दर्ज किया गया था। उनमें से उन्होंने स्टडी करके ये पाया कि टोटल 40 से 50% जो साइबर क्राइम से वो चाइना से जुड़ा है, नहीं तो आपका कैम्बोडिया और म्यांमार के कंट्री जो है उन कंट्री में से यहाँ पर जुड़ा है। तो यहाँ पर इसीलिए इंडिया के अंदर हमेशा चाइनीज़ प्रोडक्ट को यहाँ पर बैन इसीलिए किया जाता है क्योंकि चाइनीज़ जो मोबाइल होता है वो ये शक होता है कि चाइनीज़ कंपनी जो भी यहाँ पर मोबाइल इंडिया के अंदर प्रोडक्शन करते हैं वो अपने ऐप के थ्रू, वो चाइनीज़ ऐप के थ्रू इंडिया के अंदर यहाँ पर साइबर क्राइम से जुड़ा बहुत सारे तथ्य जो होता है वो यहाँ पर पहले अपने कस्टमर से ले लेते हैं, देन उनके मोबाइल को हैक करके उनके अकाउंट से पैसा लेके अपने कंट्री चले जाते हैं। तो इसीलिए ये रिपोर्ट भी ये बोलता है कि टोटल जितने भी कंप्लेन यहाँ पर दर्ज किया गया था उनमें से 40 से 50% कंप्लेन जो यहाँ पर उन्होंने स्टडी किया है तो उनको ये मिला है कि टोटल चाइना, कैम्बोडिया और म्यांमार कंट्री में से 50% हैकर्स जो है वो यहाँ पर इंडिया के अंदर अभी सक्रिय है। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज बीजेपी गॉट लायन शेयर इन फंड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इलेक्टोरल ट्रस्ट इन 2020-2023 बाय एडीआर। अब देखिए एडीआर का रिपोर्ट क्या है। एडीआर का मतलब होता है कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। अभी एडीआर ये रिपोर्ट में क्या बोल रहा है देखिए कि इंडिया के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी है अगर उन पॉलिटिकल पार्टी के बैंक अकाउंट को चेक किया जाए तो 2023 एंड 23 के ईयर में यहाँ पर सपोज सोचिए टोटल 100 रुपीज़ जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, उनमें से 70.69% ओनली बीजेपी पार्टी के अकाउंट में गया है। तो यहाँ पर ये बोला जा सकता है कि इंडिया के अंदर अगर सबसे रिच पार्टी कोई है तो वो है आपका बीजेपी की पार्टी। बीजेपी रिसीव 259.08 करोड़ रुपीज़, याद रखिएगा इस अमाउंट को, 259.08 करोड़ रुपीज़ उसके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है बीजेपी के अकाउंट में, और 70.69% ऑफ टोटल डोनेशन रिसीव्ड बाय ऑल पार्टीज। दैट मीन्स इंडिया के अंदर जितने भी पार्टीज है अगर सबका यहाँ पर बैंक अकाउंट को चेक किया जाए तो टोटल अगर 100% सभी पैसे को अगर जोड़ के लिया जाए तो उनमें से 70.69% डिपॉजिट जो है वो अकेले बीजेपी के अकाउंट में ही गया है। ठीक है। वाइल द भारत राष्ट्र समिति बीआरएस, दैट इज बीआरएस कौन से स्टेट के अंदर आता है, तेलंगाना के अंदर जो पार्टी है तो उसको हम बोलते हैं बीआरएस पार्टी, got 90 crore or 24.56% according to the NGO that works on electoral reforms। अब देखिए 70.69% जो है वो बीजेपी के पास चला गया और 90 करोड़ रुपीज और 24.5% जो वो है वो कौन से पार्टी के अंदर चला गया, आपका भारत राष्ट्र समिति, मतलब बीआरएस पार्टी। ओके। Then the next point is 5 electoral trusts received a total 366.49 crore rupees in 2022-23 financial year, with the BJP receiving the lion's share of the donation worth rupees 259.08 crore rupees। 366.49 में से 259.08 करोड़ रुपीज माइनस कर दीजिए, लगभग कितने रुपीज यहाँ पर बच रहे हैं, 107 करोड़ रुपीज। तो 107 करोड़ रुपीज जो है जो इंडिया के अंदर बाकी सारे पॉलिटिकल पार्टी है उन पार्टी के अकाउंट में गया है। Then the last point is out of 18 approved electoral trust, only 5 have declared receiving contribution from various corporate house and individuals। That means total यहाँ पर कितने को अप्रूव किया गया था, 5 इलेक्ट्रल ट्रस्ट को ही अप्रूव किया गया था आउट ऑफ 18 इलेक्ट्रल ट्रस्ट। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस कमेटी SCLSC। अभी देखिए SCLSC जो है वो अभी न्यूज में किसलिए, वो पहले देख लीजिए। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जज हैज नॉमिनेटेड एज द चेयरमैन ऑफ द SCLSC। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के एक जज जो है वो SCLSC के यहाँ पर चेयरमैन के रूप में यहाँ पर नियोजित किए गए, इसीलिए अभी SCLSC जो है वो अभी न्यूज में है। तो हम पहले देखते हैं कि SCLSC होता क्या। देखिए SCLSC जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट का एक को पार्ट है। ठीक है। तो इट इज ए स्टेचुटरी बॉडी एंड कॉन्स्टिट्यूट अंडर सेक्शन 3A ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987 बाय नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। यू हैव टू रिमेंबर दिस, SCLSC is constituted under National Legal Service Authority Act 1987 under National Legal Service Authorities। और आपका जो SCLSC का जो टर्म है वो आपके आते हैं सेक्शन 3A के अंदर। ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, दैट इज नथिंग बट आवर SCLSC का फंक्शन जो है वो क्या देख लीजिए, प्रोवाइडिंग फ्री लीगल सर्विस टू पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड दोज मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी। दैट मीन्स मार्जिनल सोसाइटी का मतलब होता है कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ऐसे लोग जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे आते हैं
अगर उनको यहाँ पर सोच लीजिए कि कोर्ट जाना पड़ जाए, अब मुझे पता वो तो ऑलरेडी पुअर है, तो उनके पास तो यहाँ पर पैसा नहीं होता कि वकील हायर करें फिर जाके केस लड़ें। तो जितने भी इंडिया के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, दैट इज नथिंग बट मार्जिनल सेक्शन है, उनको यहाँ पर फ्री सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? SCLSC फ्री सर्विस यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि मार्जिनल वीकर सेक्शन के लिए ही यहाँ पर SCLSC का यहाँ पर गठन किया गया था। देन मेंबर्स की अगर बात करें तो चेयरमैन सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो उनका चेयरमैन होंगे एट 9 मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे वो यहाँ पर 9 ऐसे मेंबर्स को यहाँ पर नॉमिनेट करेंगे, प्लस चेयरमैन कौन होंगे? एक सिटिंग जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के। तो यहाँ पर टोटल 10 मेंबर्स होते हैं किसके अंदर? SCLSC के अंदर। ओके, Then the next news is Kyrgyzstan has acknowledged the snow leopard as the national symbol। अब देख लीजिए कायरिगिस्तान ऐसा कंट्री है जो अपना नेशनल सिंबल किसको रखा है? अभी स्नो लियोपार्ड को रखा है। तो स्नो लियोपार्ड अभी रिसेंटली न्यूज में है, इसलिए स्नो लियोपार्ड के बारे में थोड़ा जान लीजिए। स्नो लियोपार्ड को हम बोलते हैं घोस्ट ऑफ माउंटेन, याद रखिएगा। और स्नो लियोपार्ड जो है वो कौन से स्पीसीज के अंदर आता है? आपका पैंथेरिस टाइग्रिस जो स्पीसीज है उसके अंदर आता है। अगर हम स्नो लियोपार्ड की बात करें तो टोटल 12 कंट्री के अंदर स्नो लियोपार्ड देखने को मिलता है। तो हैबिटेट की अगर बात करें तो वो है आपका अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, काजाकिस्तान, कायरिगिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। मोटा मोटी हम ये बोल सकते हैं कि एशियन कंट्री के अंदर आपको स्नो लियोपार्ड देखने को मिलता है। अगर हम ये आपको पूछ लें कि टोटल स्नो लियोपार्ड जो है वो कौन से कंट्री के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, तो आंसर है चाइना। चाइना हैज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर कौन से स्टेट में यहाँ पर आपको स्नो लियोपार्ड्स मिलते हैं? आंसर इज लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। देन अगर हम कंजर्वेशन की बात करें तो स्नो लियोपार्ड का जो कैटेगरी है वो आपका वल्नरेबल कंडीशन के अंदर आती है, IUCN के अंदर। ओके, और अगर इंडिया के अंदर हम स्नो लियोपार्ड की बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर यहाँ पर स्नो लियोपार्ड के बारे में यहाँ पर मेंशन हुआ है। तो आपको ये चीज़ भी याद रखना होगा कि इंडिया के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके अंदर कौन से सब पार्ट में स्नो लियोपार्ड का नाम जो है वो मेंशन हुआ है। तो आपको याद रखना होगा शेड्यूल 1 के अंदर स्नो लियोपार्ड के बारे में यहाँ पर मेंशन हुआ है। ठीक है, Then the next news is NHAI signs MOU with NRSC for development and reporting of green cover index for National Highways of India। अब देखिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यहाँ पर एक MOU साइन किया है किसके साथ? NRSC के साथ। NRSC इज नथिंग बट आवर नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो कि इसरो का एक को पार्ट है, उसके साथ यहाँ पर एक MOU के ऊपर सिग्नेचर किया है। उसका रीजन क्या है? 2 रीजन है, टू डेवलपमेंट द नेशनल हाईवेज ऑफ इंडिया फर्स्ट थिंग एंड producing a report of green cover index। okay, the national highways authority of India NHAI has entered into a memorandum of understanding with the national remote sensing center NRSC under the Indian space research organization ISRO। तो इसरो का एक को पार्ट है कौन? NRSC। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 years, टेन्योर क्या है वो? 3 years, 3 साल तक यहाँ पर ये रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा और यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करेगा NHAI के साथ मिलके। टू डेवलप फर्स्ट थिंग and report a green cover index for extensive network of national highways of India। Then the next news is Indian Railways provision 19,742 fog pass device to ensure smooth rail operation during foggy weather। आप देखें कि इंडिया के अंदर नॉर्थ इंडियन साइड में जो विंटर सीजन होता है, विंटर सीजन में फॉगी वेदर होने के वजह से बहुत सारे रेल जो है वो एक तो एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, नहीं तो आपको बहुत सारे ट्रेन जो है वो आपको डिले करना पड़ रहा है। इसीलिए इंडियन रेलवे जो है वो 19,742 नंबर ऑफ फॉग पास डिवाइस जो है वो यहाँ पर ट्रेन के अंदर इंस्टॉल करने वाला है। एवरी ईयर ड्यूरिंग फॉगी वेदर इन द विंटर मंथ्स ए लार्ज नंबर ऑफ ट्रेन्स आर अफेक्टेड स्पेशली इन द नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री फर्स्ट थिंग। Then to ensure smooth rail operation, Indian Railways have provisioned 19,742 fog pass devices। You have to remember that number and the number is 19,742 during the foggy weather। This initiative marks a crucial step in improving the reliability of train service, reducing delays second thing, then enhancing overall passenger safety। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फॉग पास डिवाइस जो है वो यहाँ पर कैसे काम करता है। फॉग पास डिवाइस इज ए GPS बेस्ड नेविगेशन डिवाइस दैट हेल्प्स टू द लोको पायलट टू नेविगेट ड्यूरिंग द डेंस फॉग कंडीशन। अगर डेंस फॉग कंडीशन होगा तो
यहाँ पर जो फॉग पास डिवाइस यहाँ पर इंस्टॉल हुआ होगा, उस फॉग पास इंस्टॉल डिवाइस के अंदर जो जीपीएस है वो यहाँ पर लोको पायलट को वार्निंग दे देगा कि इतने किलोमीटर के बाद यहाँ पर फॉग का सिचुएशन है, अब आपने ट्रेन का जो स्पीड लिमिट है उसको कम कर दीजिए। देन इट प्रोवाइड्स ऑन बोर्ड रियल टाइम इंफॉर्मेशन to loco pilots regarding location of fixed landmarks such as signals, level crossing, gate, permanent speed restriction, neutral section, etc. That means यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि टोटल ट्रेन के अंदर जितने भी यहाँ पर कंट्रोल होता है उस कंट्रोल को यहाँ पर ट्रैक करके उसको सही डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन करेगा? आपका जीपीएस बेस्ड नेविगेशन सिस्टम जो यहाँ पर इंस्टॉल हुआ है किसके अंदर? फॉग पास डिवाइस के अंदर, सो दैट वी कैन रिड्यूस द एक्सीडेंट एंड we can also save the people in the foggy weather. Then the last point is it displays approach indication of next 3 approaching fixed landmarks in geographical order accompanied with voice message approximately 500 meter in approach. That means 500 meters से पहले कोई भी यहाँ पर डेंस सिचुएशन होगा, उस डेंस सिचुएशन के 500 मीटर से पहले यहाँ पर जो फॉग पास डिवाइसेस है वो यहाँ पर आपको वॉइस अलर्ट प्रोवाइड कर देता है। ठीक है। Then the next news is Smart 2.0 लॉन्च फॉर आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशन। अब देखिए आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशन के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट 2.0, और ये जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मिलकर किए हैं। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इज आवर CCRAS, दैट इज नथिंग बट आवर सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा साइंस, फर्स्ट वन, प्लस नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन NCISM। आपको ये याद रखना होगा स्मार्ट 2.0 वाज लॉन्च बाय आयुर्वेदा टीचिंग प्रोफेशंस, बट यहाँ पर कौन से ऑर्गेनाइजेशन दोनों मिलकर यहाँ पर इसको लॉन्च किए हैं? CCRAS एंड NCISM। ओके, हैज लॉन्च स्मार्ट 2.0 program to promote robust clinical studies in priority areas of Ayurveda with Ayurveda academic institution hospital across the country through the mutual collaboration. Okay, that means जितने भी यहाँ पर आयुर्वेदा क्लिनिक है, जितने भी यहाँ पर आयुर्वेदा हॉस्पिटल है और जितना यहाँ पर आयुर्वेदिक के ऊपर जितने भी यहाँ पर प्रोफेशन है, जो टीचर है, उन सबको लेकर यहाँ पर एक रिसर्च किया जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्मार्ट 2.0 ऑन आयुर्वेदा। अगर हम स्मार्ट 1.0 की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट 1.0 जो लॉन्च हुआ था उनमें टोटल 10 डिजीज को यहाँ पर कवर किया गया था, बट स्मार्ट 2.0 के अंदर कितने डिजीज को कवर किया जाएगा वो अभी तक रिपोर्ट आया नहीं है। ठीक, जब आएगा रिपोर्ट तो हम आपको बता देंगे। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज चाइना मार्च 2023 एज हॉटेस्ट ईयर इन द रिकॉर्डेड हिस्ट्री। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर 2023 की बात करें तो वर्ल्ड का सबसे हॉटेस्ट कंट्री कौन सा था? कंट्री था वो था आपका चाइना। फर्स्ट थिंग यू हैव टू रिमेंबर दिस। द सेकेंड थिंग इज अगर हम ग्रीन हाउस एमिशन की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन की बात करें तो चाइना के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो 2023 में एमिट हुआ है। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। China's average temperature in 2023 was its hottest since record began. State media said citing official on January 2, capping a year of extreme weather events for the world's largest emitter of greenhouse gases. You have to remember this thing also. World's largest emitter of greenhouse gases कौन सा कंट्री है? चाइना। Then the next point पे यहाँ पर ये बोल रहा है कि वर्ल्ड के अंदर इस साल जो ग्लोबल वार्मिंग कॉज हुआ था उसका कॉजेस क्या था? वो था आपका हीट वेव्स, ड्रॉट्स एंड वाइल्ड फायर्स। आप देखे होंगे कि इस साल यूरोप के अंदर बहुत सारे ऐसे कंट्री थे जिस कंट्री के अंदर जंगल के अंदर यहाँ पर आग लग गया था। अगर जंगल के अंदर यहाँ पर आग लग जाएगा तो ऑब्वियसली ग्लोबल वार्मिंग जो है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होगा। देन अगर हम चाइना की बात करें तो 2021 में चाइना के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर था वो था आपका 10.5 डिग्री सेल्सियस। अगर हम 2023 की बात करें तो ये इंक्रीज करके 10.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच चुका था। ठीक है। यहाँ पर बीजिंग का नेशनल क्लाइमेट सेंटर एक रिपोर्ट यहाँ पर रिलीज किया है। वो रिपोर्ट यहाँ पर ये भी बोलता है कि ओनली चाइना के अंदर टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ है। अगर हम वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड के अंदर ऐसे बहुत सारे कंट्री है, उन कंट्री में भी एवरेज टेम्परेचर जो है वो 0.5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1 डिग्री सेल्सियस तक इस साल इंक्रीज किया है। दैट मीन्स चाइना यहाँ पर अपने आप को कवर करना चाह रहा है कि मेरे कंट्री में ओनली ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे भी कंट्री है जिन कंट्री के अंदर भी ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर इंक्रीज किया है। ठीक है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज इंडिया UAE बिगिन 2 वीक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज इन राजस्थान। सी न्यूज क्या है देख लीजिए। इंडिया और UAE के बीच में यहाँ पर 14 डेज तक एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होगा। कहाँ पर? राजस्थान के महाजन एरिया में। और ये जो मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है उसका जो नाम है वो है आपका डेजर्ट साइक्लोन। यहाँ पर डेजर्ट साइक्लोन नाम क्यों रखा गया वो देख लीजिए।
आपको याद होगा कि यूएई जो है वो एक रेगिस्तान है, एक डेजर्ट है, और इंडिया के अंदर डेजर्ट कहाँ मिलता है? आपका राजस्थान के अंदर। तो डेजर्ट में युद्ध करने का जो शैली है वो आपका इंडिया के अंदर जो मिलिट्री है उनके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन यूएई के अंदर जो मिलिट्री है उनको यहाँ पर डेजर्ट में युद्ध करने का यहाँ पर एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर नहीं है। इसीलिए इंडिया के मिलिट्री और यूएई के जो मिलिट्री है वो यहाँ पर राजस्थान के जो रेगिस्तान एरिया है जिसको हम बोलते हैं महाजन एरिया, उस एरिया में यहाँ पर आपका मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर एक्सपीरियंस करने के लिए इन दोनों कंट्री के बीच में 14 डेज तक एक मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है, जो कि जनवरी 2 से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जनवरी 16 तक 14 डेज के लिए यहाँ पर चलने वाला है। और ये मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम क्या है? आपका डेजर्ट साइक्लोन। ओके। Armies of India and United Arab Emirates on January 2 kick started the inaugural edition of a 2-week military exercise in Rajasthan Mahajan area. You have to remember this thing, reflecting the growing defense engagement between the two countries. Okay. The exercise Desert Cyclone, नाम याद रखिए, Desert Cyclone, is aimed at enhancing the interoperability in sub-conventional operation in desert and semi-desert terrains. You have to remember this thing also. Under the broader framework of UN Charter on Peacekeeping Operation, the Indian Army said. यहाँ पर मेन एम जो है वो ये है कि आपके डेजर्ट में, रेगिस्तान में यहाँ पर युद्ध कैसे करना होता है, तो उसका एक्सपीरियंस जो है वो यहाँ पर लेने के लिए यूएई के जो मिलिट्री है वो यहाँ पर इंडियन मिलिट्री के साथ यहाँ पर मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करा रहे हैं। ओके। Then the next news is CAA rules likely to be notified before 2024 Lok Sabha poll, Home Ministry officially said. देखिए होम मिनिस्ट्री यहाँ पर क्या बोल रहा है देख लीजिए कि 2019 में हम इंडिया के अंदर सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंडमेंट किए थे, जिसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये एक्ट अमेंडमेंट होने के बाद लोकसभा के अंदर भी ये पारित हो गया था, राज्यसभा के अंदर भी ये पारित होने के बाद प्रेसिडेंट का भी सिग्नेचर इसके ऊपर लग चुका है, लेकिन अभी तक इसको ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो होम मिनिस्ट्री यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि 2024 के जो जनरल इलेक्शन है वो जनरल इलेक्शन से पहले सीएए को यहाँ पर इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। उसके पीछे जो बड़ा वजह है वो क्या देख लीजिए, जो भी यहाँ पर हिंदू पाकिस्तान के अंदर थे वो पाकिस्तानी हिंदू जो जिनको हम बोलते हैं वो इंडिया के अंदर जब लीगली एंटर किए थे उनका जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी एक्सपायर कर चुका है। अगर उनका डॉक्यूमेंट एक्सपायर कर गया होगा तो वो फिर जनरल इलेक्शन में वोट नहीं दे पाएंगे। इसीलिए 2024 के जनरल इलेक्शन से पहले अगर सीए लागू हो जाएगा तो फिर वो पाकिस्तानी हिंदू जो इंडिया के अंदर एंटर किए थे उनको यहाँ पर फिर से अपना डॉक्यूमेंट जो एक्सपायर हो गया है फिर से उनको यहाँ पर अपना नया डॉक्यूमेंट्स मिल जाएगा, सो दैट दे कैन वोट ऑल्सो। ओके। और उनको ये चीज़ बोल भी दिया गया है कि अगर आपका डॉक्यूमेंट एक्सपायर कर गया है तो फिर आप सीए के अंदर जाके ऑनलाइन यहाँ पर अपने एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। The rules of Citizenship Amendment Act are likely to be notified before the announcement of the next general election, a senior government official said on Tuesday. Okay. Members of Pakistani Hindu community, you have to remember this thing, Pakistani Hindu community who had entered India legally and their documents expired while awaiting citizenship will also be eligible to apply online under CA, the official said. आपका अगर यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सपायर कर भी गया है तो फिर आप ऑनलाइन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। Then the next point is the CA which was passed by the parliament in December 2019 is yet to be implemented. It is only after the rules are notified that the act will come into the force. अब देख लीजिए 2019 दिसंबर में ये पास होने के बाद अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन ये जो न्यूज़ अभी है इससे ये पता चलता है कि 2024 के इलेक्शन से पहले जो सीए है वो यहाँ पर ग्राउंड लेवल में इम्प्लीमेंट हो सकता है। ठीक है। Then the next news is National Maritime Domain Awareness Center to be ready in 3 years. अब देखिए 26/11 मुंबई टेरर अटैक होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर इंडियन नेवी के इंफॉर्मेशन और मैनेजमेंट के लिए और उसके एनालिसिस सेंटर के लिए एक सेंटर बनाया था जिसको हम बोलते हैं आईएमएससी। आईएमएससी इज नथिंग बट आवर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर फॉर इंडियन नेवी, जो कि गुड़गांव के अंदर था। अभी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो आईएमएससी को चेंज कर एनएमडीए में यहाँ पर कन्वर्ट करने वाले हैं। एनएमडीए इज नथिंग बट आवर नेशनल मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, और ये जो सेंटर है यहाँ पर गवर्नमेंट ये बोले कि वो 3 साल के अंदर रेडी हो जाने वाला है। ठीक है। तो इंडियन नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMSC इन गुरुग्राम, द नोडल एजेंसी फॉर मैरीटाइम इंफॉर्मेशन एंड मॉनिटरिंग सेटअप आफ्टर 26/11 मुंबई टेरर अटैक इज ऑन ट्रैक टू अपग्रेडेड into the National Maritime Domain Awareness Center in all about 3 years. That is nothing but our, हम ये बोल सकते हैं कि NMDA जो है वो IMSC का अपग्रेडेड वर्जन है। ओके।
The center will house 15 agencies under the 7 ministries, enabling the exchange of maritime information in real time, says official। अब देखिए IMAC के अंदर अभी सभी इंफॉर्मेशन के लिए सारे मिनिस्ट्री के यहाँ पर जो पोस्ट है वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन जब NMDA बन जाएगा तो NMDA के अंदर टोटल 15 एजेंसी के जो हेड ऑफिस है वो इसके अंदर होंगे, सो दैट इंडियन नेवी को यहाँ पर जितने भी सारे इंफॉर्मेशन जितने भी सारे मिनिस्ट्री के अंदर से चाहिए होता है वो सारे यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो इसको मिल सकता है ओनली थ्रू NMDA। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज जम्मू कश्मीर बिकम फर्स्ट यूटी टू इम्प्लीमेंट PM विश्वकर्मा योजना। देखिए PM विश्वकर्मा योजना को प्रधानमंत्री ने सितंबर 2023 में इंडिया के अंदर लॉन्च किए थे, जिसके तहत जितने भी इंडिया के अंदर क्राफ्ट्समैन हैं उनको यहाँ पर 3 लाख तक लोन मिलेगा 4 इयर्स तक, और इसका इंटरेस्ट रेट जो होगा वो होगा आपका 5%। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो पहला यूटी बन गया जिसके अंदर PM विश्वकर्मा योजना को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया है। Jammu Kashmir has become the first union territory to implement the PM Vishwakarma Yojana, an initiative that aims to empower and enhance the skill of the craftsman community, ऑफिशियल सेट ऑन जनवरी 2। अब देख लीजिए कौन सा क्राफ्ट्समैन जो कैटेगरी है उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। द आंसर इज दर्जी क्राफ्ट्स। यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। जम्मू कश्मीर के अंदर जो क्राफ्ट्समैन को यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना के तहत यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, तो वो कौन सा कैटेगरीज क्राफ्ट्समैन आते हैं उसके अंदर, वो है आपका दर्जी क्राफ्ट। Okay, the inauguration of the training program for the first batch of 30 trainees Vishwakarmas in Darji craft. You have to remember this thing. Okay, launched in September 2023 and the loan amount up to 3 lakhs at an interest of 5% or tenure of 4 years. Okay, so that's it for the today's current affairs session of 3rd and 4th January 2024. Now let's solve some current affairs quiz. See the first question, when is the World Barley Day observed every year? देखिए बर्ली डे जो होता है वो ऐसे लोगों के लिए होता है जो लोग देख नहीं सकते हैं, उनके लिए ये डे जो है वो यहाँ पर ऑब्जर्व होता है। तो अब मुझे बताइए जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 4 एंड जनवरी 6, एंड द करेक्ट आंसर इज जनवरी 4, ऑप्शन सी। देख लीजिए एवरी ईयर जनवरी 4 इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड बार्ली डे टू रेज द इम्पोर्टेंस ऑफ बार्ली व्हिच सर्व्स एज ए कम्युनिकेशन मीडियम फॉर ब्लाइंड एंड पार्शियली साइटेड पीपल। जो लोग देख नहीं सकते और जो लोग पूरे यहाँ पर ब्लाइंड है उनके लिए यहाँ पर ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। उसके तहत उनको ये ट्रेनिंग मिलता है कि वो लोग बिना देखे यहाँ पर कैसे लेटर को पढ़ सकते हैं, उनको इस चीज़ के ऊपर यहाँ पर ट्रेनिंग मिलता है। उसको हम बोलते हैं बार्ली डे, जो कि यहाँ पर जनवरी 4 को यहाँ पर एवरी ईयर यहाँ पर कंडक्ट होता है। ओके, देन द नेक्स्ट न्यूज इज जनरल डोंग जॉन हु वाज रिसेंटली इन न्यूज इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए चाइना, ताइवान, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए चाइना। अब देखिए चाइना के अंदर जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो कुछ महीने पहले गायब हो गए थे, ये भी नहीं पता कि उनको गायब किया गया कि वो खुद गायब हो गए थे। चाइना के अंदर तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर जनरल डोंग जॉन जो है वो यहाँ पर नया यहाँ पर बने डिफेंस मिनिस्टर कौन से कंट्री के? चाइना के अंदर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, चाइना। ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्टेट हैज कॉन्स्टेंटली रैंक फर्स्ट रिकॉर्डिंग एंट्रीज ऑन द इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं ICJS प्लेटफॉर्म। देखिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो यहाँ पर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर सपोज यहाँ पर कोई भी एक क्रिमिनल है, उस क्रिमिनल का पूरा डिटेल रिकॉर्ड जो है वो यहाँ पर एंट्री किया जाता है। कौन से दिन वो अरेस्ट हुआ, कौन सा पुलिस स्टेशन के अंदर वो अरेस्ट हुआ है, देन अगर उसके ऊपर कोई सर्वे हुआ है तो उसका रिपोर्ट क्या है, अगर उसका कोई मेडिकल यहाँ पर टेस्ट हुआ है तो उसका रिपोर्ट जो है वो भी यहाँ पर अपलोड होगा। तो ये जो काम है वो काम कौन करता है? यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। और कौन से यहाँ पर साइट के अंदर वो अपलोड करते हैं? ICJS के प्लेटफॉर्म पर, जिसको हम बोलते हैं इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो उस सिस्टम के अंदर ऐसा कौन सा स्टेट है जो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली यहाँ पर फर्स्ट रैंक आया है? दैट मीन्स ऐसा कौन सा स्टेट है वो जो कि अपने जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनका रिकॉर्ड यहाँ पर सही टाइम पर ICJS के प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर देता है? द आंसर इज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर रैंक 1 है। ठीक है, अगर हम लास्ट रैंक में बात करें तो लास्ट रैंक इज बिहार। सबसे नेग्लिजेंस की अगर बात करें कि सबसे नेग्लिजेंस स्टेट अगर कोई है तो वो बिहार है, उसके ऊपर यहाँ पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, पीछे के तरफ से अगर आएंगे तो सबसे लास्ट रैंक जो है वो बिहार का है। देन अगर 27 रैंक की बात करें तो 27 रैंक आपका मध्य प्रदेश का आता है, और फर्स्ट रैंक की अगर बात करें तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। ओके,
Then the next question is, who is the first woman officer to be appointed as the Director General of the Central Industrial Security for CISF? Option A, Subhra Singh. Option B, Neena Singh. Option C, Binita Thakur. And option D is Roli Singh. And the correct answer is nothing but option B, Neena Singh. You have to remember this name. Okay. Then the next question is, who is the inspiration behind the new design of Indian Navy Admirals epaulets announced recently? अब देखिए, इंडियन नेवी डे के दिन मोदी जी यहाँ पर डिक्लेयर कर दिए थे कि इंडियन नेवी का जो रैंकिंग है, जिसको हम कैप्टन बोलते हैं, वाइस कैप्टन बोलते हैं, जिसको हम यहाँ पर आपका कमांडर बोलते थे, उनका ये जो रैंक था वो रैंक यहाँ पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो रैंक है वो ब्रिटिशर्स द्वारा बनाया गया था। अभी ये रैंक जो है उसको चेंज करके इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना खुद का रैंक यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला है, जिसको हम बोलते हैं एडमिरल्स। कैप्टन चेंज टू एडमिरल्स। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो यहाँ पर इंडियन नेवी को यहाँ पर नया रैंक प्रोवाइड किया गया एडमिरल्स के नाम पर, ये कौन से ऐसे इंस्पायरेशन इसके पीछे है, कौन से ऐसे पर्सन है जिनके इंस्पायरेशन से यहाँ पर ये एडमिरल्स का जो नाम है वो यहाँ पर इंडियन नेवी को प्रोवाइड किया गया है? ऑप्शन ए, महाराणा प्रताप, शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह एंड चंद्रगुप्त मौर्य। एंड द आंसर इज मराठा एम्पायर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज। देन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, then the next question is, which city in Maharashtra has been selected by the Union Ministry of Youth Affairs and Sports as the venue to host the National Youth Festival 2024? नेशनल यूथ फेस्टिवल 2024 महाराष्ट्र के कौन से ऐसे सिटी के अंदर कंडक्ट होने वाला है? फर्स्ट ऑप्शन इज नागपुर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नासिक एंड ऑप्शन डी इज पुणे। एंड द करेक्ट आंसर इज नासिक। ओके, सो दैट्स इट फॉर द टुडेज करंट अफेयर सेशन ऑफ 3rd and 4th January 2024। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर आई एम गोइंग टू अपलोड द नेक्स्ट वीडियो यू विल गेट द सडन नोटिफिकेशन। मिलते हैं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तब तक के लिए थैंक यू।